हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने क्लास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, जो था कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपका डाउट वगैरह हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरा जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। A constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relation among them. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और उनके रिलेशंस को ही नहीं कंपोज करता है। As we study in the last chapter, the Constitution is a document that sets limits on the power of the government and ensure a democratic system in which all persons enjoy certain rights. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी पावर गवर्नमेंट की पावर पे एक लिमिट डालता है, जिससे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हर एक पर्सन इंजॉय कर पाए। In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of Constitution of India listed the fundamental right and also mentioned the limits on these rights. So, इस chapter में हम पढ़ेंगे fundamental rights, जो कि part 3 में लिखे हुए हैं Constitution के, और हम पढ़ेंगे कि उसमें हमारी जो limits क्या हैं. Okay? Part 3. In the past 6 decades, the scope of right has changed and in some respect expanded. After studying this chapter, you will know. So, last के जो 3 decades में इन rights का जो स्कोप जो था बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत एक्सपेंड हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ी, हमने उस हिसाब से अपने राइट्स को एक्सपेंड किया है और उस हिसाब से हमने चेंज किया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और वो राइट कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, और उसमें जुडिशरी का क्या रोल प्ले करती है जुडिशरी उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और उनको इंटरप्रेट करने में। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करने में। मतलब बहुत सारे राइट्स ऐसे होते हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता होता है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी है, हाई कोर्ट वगैरह, ये सब हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इसका पूरा मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में है, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि पार्ट 4 में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस क्या है राइट्स की, तो इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन जैसे कि आप कोई रिलीजन फॉलो करते हैं और आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि आप वो रिलीजन फॉलो करें, तो ये आपके राइट को हार्म करना हुआ। आपके राइट को, तो अब आप कहाँ जाएंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप क्या कर सकते, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो इस चीज़ के लिए हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना तो भाई हम पे लिमिट लगती रहेगी। इसलिए हमें जो है राइट्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन 1982 में एक कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था, जो कि एशियन गेम्स के लिए हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क में कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस वर्क में इंगेज करने का, मतलब कंस्ट्रक्ट करने का। जो भी एशियन गेम्स में जो भी चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करे, बनाए। ओके, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाने के लिए। These constructors employed a large number of a very poor constructor worker from different part of country to build the flyover and stadium. तो इन जो कंस्ट्रक्टर को जो काम मिला था ना, उसमें उन्होंने क्या किया, अब कंस्ट्रक्टर तो जाके वहाँ पे काम नहीं करेंगे कि फ्लाई ओवर बनाए जाके, माना कोई कंस्ट्रक्टर है वो है और वो जाके फ्लाई ओवर बना रहा है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो कंस्ट्रक्टर ने अपने नीचे बहुत सारे ऐसे लोगों को काम दिया जो कि बहुत ज़्यादा पुअर थे,
जो कि स्टेडियम और फ्लाईओवर में उन्होंने काम किया था एज अ लेबर। ओके, दीज वर्कर वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशन एंड वर पेड लेस देन मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो इन कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो अपने नीचे जो लोग लगाए थे उनको बहुत ही कम रुपए पे एम्प्लॉय किया, ठीक है, बहुत। और उनको इतनी गंदी कंडीशन में काम करने को पड़ता था ना कि क्या ही बताया जाए। तो लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता था इस बारे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो ने तो जो डिसाइड किया था उससे बहुत नीचे उन्होंने काम दिया था। Okay, a team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to beggar. तो क्या हुआ, जो एक सोशल साइंटिस्ट की टीम वहाँ पर गई थी, उसने ये सारी चीज़ें नोटिस करी और उन्होंने एक पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो ये पर्सन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनको जो इनका मिनिमम, जो इनका गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस लगाया है उससे भी कम इनको सैलरी दी जा रही है, अमाउंट उनको मिल रहा है। ओके, तो ये अमाउंट जो इनको मिल रहा है वो किसी बैगर और फोर्स लेबर जैसे मिल जाता है, जैसे कि हम किसी को एज अ स्लेव, अगर हम किसी के स्लेव हैं, जैसे कि पहले होता था, राजा महाराजा के बहुत सारे स्लेव होते थे, तो उनको वो सारे काम करने पड़ते थे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम किसी को फोर्सली कोई काम करने पे मजबूर करें, या फिर हम उसको इतने पैसे दें कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा काम करवाया उससे और हमने उसको सिर्फ 1 या 2 रुपए दे दिए, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1 या 2 रुपए लेके दे दिए, तो भाई वो तो इस ज़माने में इस टाइम पे 1 या 2 रुपए या 10 रुपए की क्या ही वैल्यू है। तो अगर उसने पूरे दिन काम किया उसके बाद उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये एक फोर्स लेबर की तरह हो गया भाई, ठीक है, जो कि हमारा वॉयलेट करता है हमारा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करना है। ओके, तो द कोर्ट ने ये पेटिशन इनकी एक्सेप्ट कर ली और गवर्नमेंट को इंश्योर किया कि वो डायरेक्ट जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वहाँ पे हैं उनको वेजेस प्रोवाइड करें उनके वर्किंग के लिए। तो इसमें हमें अगर हमारा ये राइट नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि भाई तो हम कैसे ही अपना क्लेम कर पाते कि हमें ये चाहिए कि हमें इनको बहुत ज़्यादा कम पैसों में हमें ऐसा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि दूसरा केस ये भी है, मैकेल वॉज 23 ईयर ओल्ड व्हेन ही वॉज अरेस्टेड। एक मैकेल नाम का इंसान था, वो 23 ईयर ओल्ड था जब उसको अरेस्ट किया गया था, और वो रेसिडेंट था चुबरी विलेज, जो कि मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम में है। ओके, सो मैचल चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रेवियस इंजरीज, तो उसको चार्ज किया गया था कि उसने ग्रेवियस इंजरीज करी हैं, और उसको पाया गया था कि वो मेंटली जो है वो उसका दिमाग जो है ख़राब है, मतलब पागल है वो एक टाइप से, ठीक है। तो उसको क्या हुआ था, उसके जो ट्रायल के लिए उसको जो लोकप्रिया गोपीनाथ ये जो मेंटल हॉस्पिटल था उसमें ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था कि ये पागल है, इसने ये ज़्यादा इंजरी करी है, तो अब हम इसको ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं जिससे कि वो सही हो जाए और अपना सही से जीने लगे। लेकिन क्या हुआ, उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया, बहुत ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया था। तो फिर जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे उस जेल में, वो एक टाइप से उसने क्राइम किया था, तो वो जेल का हॉस्पिटल था। ओके, सो उसको वहाँ पे जो वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह थे उनने लिख के दिया था कि भाई 1967 में और 1996 में उन्होंने दो बार इन ईयर में लिख के दिया कि ये जो इंसान है ये अब फिट है, इसको आप ट्रायल के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन उसको उस बात पे कोई अटेंशन ही नहीं दी गई, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और वो उस जुडिशल कस्टडी में ही रहा। और जुलाई 2005 में उसको रिलीज़ किया गया जब वो 77 ईयर का था। मतलब भाई 23 ईयर पे उसको अरेस्ट किया गया और 77 ईयर पे उसको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन वो 1967 से पहले ही वो ठीक हो चुका था। जेल वालों ने उसको लिख के दिया था कि भाई डॉक्टर्स ने कि भाई ये ठीक हो गया है, लेकिन उसने अपने ईयर्स के 54 ईयर जो है उसी कस्टडी में बिताए, और उसमें उसको कभी भी भाई
हियरिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। तो बोलो अगर उसको बुलाया जाता तो उसका जुर्म साबित होता, उसको सज़ा मिलती, शायद 54 ईयर की नहीं, शायद 10 साल की मिलती या 5 साल की मिलती, जितनी भी मिलती, बट उसके 54 ईयर उसकी पूरी लाइफ के बर्बाद हो गए वहाँ पे। और फिर उसको रिलीज़ किया गया जब एक टीम अपॉइंट हुई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, तब इस केस को इंस्पेक्ट किया गया, चेक किया गया और फिर उसको जाके रिलीज़ किया गया। भाई उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब 77 की ईयर पे क्या ही कर पाएगा वो बेचारा। तो इस केस से हमें पता चलता है कि हमारे लिए राइट्स कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे सेम वही चीज़ दिखी है, मैकेल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी कभी भी एक अच्छा सा ट्रायल नहीं लिया गया। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीज़न को राइट टू लाइफ देता है, जिससे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, जिससे कि हमारे पास राइट है कि हमारी लाइफ डिग्निटी से जीने का राइट है, हमारे पास फ्रीडम है। इसका मतलब है दैट एवरी सिटीज़न मस्ट हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, और हमारे पास हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि उसको फेयर और जल्दी से ट्रायल। भाई ऐसा कहते हैं कि अगर आपका केस मान लो आपको किसी आपने कभी दिया और उसके बाद में आपको बहुत दिनों के बाद में अगर उसका ट्रायल मिलता है, जब आपको उस चीज़ की नीड ही नहीं रही, तो ऐसे ट्रायल से भी क्या मतलब, ऐसे इंसाफ से क्या मतलब कि भाई लेट है, ठीक है, तो क्या ऐसे हमें ये हमारा राइट है कि हमें स्पीडी ट्रायल मिलेगा, जल्दी ट्रायल मिलेगा। ओके, ये केस जो है वो शो करता है कि जब राइट्स ना हो हमारे पास, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये राइट्स ना लिखे हों तो हमारा क्या हाल होगा। ओके, सो अगर कोई मकेल जो है वो अगर रिच होता या फिर कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन होता, तो भी क्या उसके साथ ऐसा ही होता। अगर वो जो कंस्ट्रक्टर्स ने जो वर्कर्स लगाए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वो इंजीनियर्स होते तो भी क्या उनके साथ ऐसा ही होता? क्या उनके साथ तब भी ऐसे ही उनके राइट्स जो थे वो वायलेट होता? नहीं ना। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि भाई सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं कोई बड़ा है। इन दिस केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल्सो देयर वॉज वायलेशन ऑफ राइट प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को प्रोवाइड करने में वायलेट कर रहा है, बट इट वॉज चैलेंज इन द कोर्ट। बट हम उसको कोर्ट में चैलेंज किया तो उसका रिजल्ट आया कि जो वर्कर्स गेट वॉज ड्यू टू दैम इन फॉर्म्स ऑफ देयर राइटफुल वेज, तो उनको उन वर्कर्स को उनका राइटफुल वेजेस मिला, और जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंजर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ओके, बिल ऑफ राइट्स। तो अब बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? तो बोथ दीज एग्जाम्पल्स, ये जो ऊपर हमने दोनों एग्जाम्पल पढ़े मैकेल और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के, वो हमारे ये शो करते हैं कि हमारा जो राइट्स है उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उनका एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना कितना ज़रूरी है। और a democracy must ensure the individual have certain rights and that government will always recognize these rights। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो उसके राइट्स हैं वो होने चाहिए, मस्ट इंश्योर करती है कि होने ही चाहिए, और गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करे हमेशा। Therefore, it is often practiced in most democratic country to list the rights of citizens in the constitution itself। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो हमारे राइट्स जो हैं वो हमारे खुद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सच अ लिस्ट ऑफ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट। तो ये जो लिस्ट होती है ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है और जिसको प्रोटेक्शन मिलती है, उस लिस्ट को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम thus acting against the rights of individual and ensuring a remedy in case there is a violation of rights। so ये जो bill of rights ये प्रोहिबिट करती है गवर्नमेंट को, रोकती है गवर्नमेंट को कि आपको किसी भी इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको वॉयलेट नहीं करना है, और उसके लिए हमको रेमेडी भी प्रोवाइड करती है अगर कोई उनको वॉयलेट करता है। तो
तो हमारे ये क्वेश्चन आता है कि भाई अब इन राइट्स को प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। द राइट ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटन बाय एन अदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी पर्सन के राइट्स जो हैं वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा अगर ख़राब हो रहे हैं या थ्रेटन किए जा रहे हैं, वॉयलेट करे जा रहे हैं, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो उसलिए हमारी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो हमारी गवर्नमेंट बाउंड है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। बट क्या हो अगर दूसरे हाथ पे भाई हमारी गवर्नमेंट ही हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी और इवन जुडिशरी भी, अगर यही हमारे राइट को प्रोटेक्ट वायलेट कर रही है, तो भाई हम कहाँ जाएंगे, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारे राइट्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें भी हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड है अगर गवर्नमेंट और हमारी कोई जुडिशरी वगैरह भी हमारे राइट को वायलेट करती हैं, तो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या है ये, लाइन टू लाइन पढ़ना है हमें। तो ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे लीडर्स थे, जो फ्रीडम लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एंड डिमांड दैट ब्रिटिश रूल शुड रेस्पेक्ट राइट ऑफ द पीपल। तो इस टाइम पे जब ये लोग फाइट कर रहे थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए, तब हमारे जो लीडर्स थे उन्हें रियलाइज़ किया कि भाई कितना ज़रूरी है किसी इंडिविजुअल के लिए राइट का होना। तो उन्होंने हमारे ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे, उससे डिमांड करी थी कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनके लिए राइट्स लाए जाएं। तो फिर मोती नेहरू कमेटी, जो कि मोती नेहरू कमेटी थी, उसने डिमांड आगे ले गई फार बैक एज इन 1928। उसने हमारी एक बिल ऑफ राइट की डिमांड करी थी जो कि 1928 में थी। इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम independent and the constitution was being prepared, there were no टू ओपिनियन ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई कुछ भी होता था तो उसके लिए हमारे लिए डिबेट होती थी हर उसमें, लेकिन सबके अलग अलग ओपिनियन होते थे। लेकिन हमारा जब हमें इंडिपेंडेंट मिल गई, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, तब हमें ये डिबेट बिल्कुल भी नहीं हुई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स होने चाहिए, बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए या नहीं। तो ये हमारा एक दो ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट एंड कॉल दैम फंडामेंटल राइट। तो ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट लिखे गए, जो हमारे इंडिविजुअल के कभी भी वायलेट नहीं करते, उन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। और जो हमारा वर्ड फंडामेंटल जो है उसका मतलब है कि जो ये जो राइट्स हैं ये important that the constitution has separately listed them and made special provision for their protection। ये राइट इतने इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने है, इनको जो बाकी के राइट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट 3 में ही राइट लिखे हैं, बहुत सारे हमारे लीगल राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हमारे अलग अलग पार्ट्स में लिखे हुए हैं। बट ये राइट्स ऐसे हैं, इतने इसेंशियल है हमारे लिए कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग पार्ट में लिखा हुआ है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट। सो क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि राइट तो लिख दिया गया है बट उसमें ये नहीं लिखा है कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो ये राइट लिखे हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक अलग से राइट है, जो कि है आर्टिकल 32, जो कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 32 हम जो आगे पढ़ेंगे क्यों, कैसे है, क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। सो ये फंडामेंटल राइट्स ये अलग, अदर जो राइट्स लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफरेंट हैं उनके कंपैरिजन। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट एंड इंश्योर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, वो
एक ऑर्डिनरी लॉ से ही प्रोटेक्ट करे जाते हैं, बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटीड करता है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, पर जो उनके लिए हमें दूसरे लॉ बनाने पड़ते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारे ऑर्डिनरी जो लॉ राइट्स होते हैं वो हमारे जो वो होता है लेजिस्लेचर जो कि हमारे वो बनाता है, लॉज वगैरह बनाता है, वो चेंज कर सकता है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमारे तभी चेंज होंगे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएंगे, तब जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी है, ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ordinary process of law making, but a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself. Besides these, no organ of government can act in a manner that violate them. तो इन सब के बाद कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है गवर्नमेंट का जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर सकता है। As we shall study below in this chapter, judiciary has a power and responsibility to protect the fundamental right from violating by action of गवर्नमेंट। सो जुडिशरी के पास हमारी राइट को प्रोटेक्ट करने की पावर है कि वो हमारी जो अगर किसी और उससे होती है, मतलब गवर्नमेंट के कोई ऑर्गन से हमारा राइट अगर वायलेट होता है तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। सो ये भी पढ़ लेते हैं, विल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीका। तो हमारे साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1996 में क्रिएट हुआ था, जिसमें कि लेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996, जैसा कि अभी मैंने बताया। इट्स क्रिएशन एंड प्रोमलगेशन टुक प्लेस एट द टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ सिविल वॉर आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ अपार्थाइड गवर्नमेंट। सो क्या हुआ था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब ये प्रोमलगेट हुआ था, तब साउथ अफ्रीका जो था वो उस टाइम पे भी थ्रेट फेस कर रहा था सिविल वॉर का, जो कि अपार्थाइड का गवर्नमेंट हटने के बाद हुआ था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन शेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। उसने कहा था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की जो बिल ऑफ राइट्स हैं वो हमारे कॉर्नर स्टोन है हमारी डेमोक्रेसी का। इट फॉरवर्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेशियल, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ऑरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कौन सा है, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। तो हमारा ये जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं किसी रेस के बदले, किसी जेंडर के बदले, कि अगर भाई मेल है तो हम उसको ये जॉब देंगे, फीमेल है तो हम उसको ये जॉब नहीं देंगे, ऐसे। और क्या कहते हैं, कलर के लिए कि भाई ये गोरा है, ये काला है, ये गोरा है तो ये यहाँ पे जा सकता है इस रेस्टोरेंट में, बट जो काला है वो वहाँ नहीं जा सकता, उसको ये अलाउ नहीं है। और कास्ट के लिए कि भाई ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, तो इन सारी कल्चर के लिए कि भाई ये इस कल्चर का है तो ये यहाँ पे अलाउ है, ये इस कल्चर का नहीं है, पब्लिक चीज़ों को हम ऐसे। हाँ, तो इसलिए हमारे राइट्स बनाए गए थे साउथ अफ्रीका में जो ये डिस्क्रिमिनेट को हटाते हैं। It granted perhaps the most extensive range of rights to the citizen. A special constitution effort enforce the right enshrined in the constitution. So ये राइट जो है स्पेशल एक्सटेंड रेंज के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करे गए थे, जो ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं जिनको इन्फोर्स किया जाता है। सम ऑफ राइट इंक्लूडिंग, और ये कुछ राइट्स जो हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है साउथ अफ्रीका का। ये हमारे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये उनके सिचुएशन के हिसाब से राइट्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के हिसाब से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई गोरे काले में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमारे यहाँ अलग प्रॉब्लम है, उनके यहाँ अलग प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमारे अलग अलग राइट्स हैं और कुछ सेम भी है। ओके, राइट टू डिग्निटी, भाई हमें डिग्निटी, हमारा राइट है कि भाई हमें डिग्निटी हमारी प्रोटेक्ट करनी है, ये कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता है। राइट टू प्राइवेसी, हमारे पास प्राइवेसी का राइट है, कोई भी आके हमारी फालतू में हमारी प्राइवेसी का वॉलेट नहीं कर सकता है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, एडिक्यूट हाउसिंग का राइट है, हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब हमारे राइट्स हैं। यहाँ के चिल्ड्रन
चाइल्ड के राइट अलग है, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कल्चर, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, ये सारे राइट्स जो है ये साउथ अफ्रीका के राइट्स हैं। ओके, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो ये हम अपना यही पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू कर लेते, मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया है। ओके, कोई नहीं। Executive as well as legislative actions can be declared illegally by judiciary if these violate fundamental rights or restrict them in unreasonable manner। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव और या फिर लेजिस्लेटिव अगर कोई हमारे राइट को इलीगल या फिर मतलब कि अगर हमारे राइट के अगेंस्ट उसने कोई लॉ या फिर ऐसी कोई एक्शन पास कर दी है, कुछ किया है, तो वो हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है, तो उसके लिए जुडिशरी उस राइट को या फिर उस लॉ को जो भी हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है उसको इलीगल डिक्लेयर कर देगा। और फंडामेंटल राइट जो है हमारे, वो हमारे अब्सोल्यूट नहीं है भाई, और ना कि अनलिमिटेड है, कि जैसे कि उन पर कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। जैसे कि इमेजिन, आपको राइट है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट टू स्पीक हमारे पास राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, सो हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम गलत भी बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं किसी दूसरे के लिए, तो ये उस दूसरे इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें अपना अगर राइट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम दूसरे का वायलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें लिमिट में रह के सही से अपना बोलना है, ये नहीं हम कुछ भी बकवास बोल रहे हैं। हमें कुछ नहीं भाई, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुराई कर रहे हैं, हम अपने नेशन के लिए गलत बोल रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, लिमिट्स में रह के ही हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, और ये गवर्नमेंट है जो हमारी इन पे प्रोटेक्शन जो लिमिट लगाती है। तो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इमेजिन टू सिचुएशंस जहाँ पे कंसिडर द टू सिचुएशंस, दीज आर इमेजिनरी सिचुएशंस। ओके, इमेजिन करना है हमें, ये नहीं सोचना है कि भाई ये है ही, बट सिमिलर थिंग्स टू हैपन एंड कैन हैपन। डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ओके, लेट्स सी, पढ़ते हैं क्या है। सुदेश कुमार इज विजिटेड इन हिज विलेज। सुदेश कुमार नाम का एक इंसान है जो अपने विलेज में गया, तो वो अपने साथ एक और इंसान को ले गया जो कि उसका फ्रेंड था। ही इज़ अकम्पेन्ड बाई वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया, ये दोनों साथ में गए, एक सुदेश कुमार और एक उनके फ्रेंड, ये दोनों साथ में गए एक अपने विलेज में, और उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि चलो भाई एक रोड साइड होटल के पास में एक कप ऑफ टी पी लेते हैं, भाई चाय पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो उन्होंने जो शॉपकीपर थे वहाँ के, क्योंकि वो सुदेश कुमार थे, वो उसी विलेज के निवासी थे, उसी विलेज में रहते थे, तो वो शॉपकीपर जो थे वो सुदेश कुमार को जानते थे। सो उन्होंने उनका नाम नहीं पूछा। ठीक है, तो उन्होंने जो उनके पास वाले जो फ्रेंड थे, साथ वाले जो फ्रेंड थे, तो शॉपकीपर ने उनका नाम पूछा, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि भाई इनकी कास्ट क्या है, ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि शॉपकीपर ने उनकी नाम पूछ लिया, उनके नाम से हमें उनका सरनेम पता चल गया, तो उन्हें पता चल गया उनकी कास्ट क्या है। ओके, तो शॉपकीपर ने जो सुदेश कुमार थे उन्हें चाय दी, उन्हें जो चाय दी वो बड़े ही अच्छे से मग में दी, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा मतलब अच्छा था, ये नहीं फैंसी था, बट हाँ अच्छा था, क्लीन था और बहुत ही सही था। लेकिन जो उनके फ्रेंड थे उनको उनने जो चाय दी वो एक अर्थन कप में दी, मतलब भाई मड के एक टाइप से, मिट्टी के मड कप में, शायद अर्थन कप। ओके, मिट्टी का नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा अच्छा नहीं था, बस ऐसा था, इसके कंपैरिजन में बेकार सा था, क्योंकि वो उनको कास्ट से पता चला कि जो उनकी कास्ट है वो एक दलित कास्ट है, लोअर कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला राइट था। तो ये यहाँ पे इनने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कास्ट के
बेसिस पे कि भाई इनकी कास्ट अलग है तो हम इनको नहीं देंगे अच्छे मग में और सुदेश कुमार को अच्छे मग में देंगे। तो चलिए एक ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन ऑर्डर एन ऑर्डर इज सर्व्ड फोर न्यूज़पेपर फॉर ऑफ अ टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन। तो क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर में एक टेलीविज़न चैनल के लिए एक न्यूज़ का इश्तिहार आया जिसके लिए an order is served to four newspaper of a television channel that they would no longer read the news on screen। हाँ, तो एक जो न्यूज़पेपर का चैनल था, न्यूज़ रीडर का एक चैनल था, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जो ये जो न्यूज़ पढ़ के बताती हैं इनको हम अब ये स्क्रीन से न्यूज़ पढ़ने के लिए इस चैनल पर नहीं रखेंगे। तो जो वो चार जो लेडीज़ थी, वो चारों जो थी वो चारों लेडीज़ थी, वो चार थी या फिर हाँ चार ही थी, ओके। और रीज़न तो दिया गया था कि वो भाई 45 ईयर्स से एबव हो गई हैं, बट जो वहाँ के जो न्यूज़ रीडर तो मेल थे वो भी उनकी सेम एज के थे, बट उनको वो न्यूज़ करने से नहीं रोका गया, उन लेडीज़ को रोका गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं जेंडर का डिफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। अगर भाई वो वुमेन है तो उनको हटा दिया गया और मेल है तो उनको अभी तक रखा गया है। सो इसमें हमारा जो है राइट टू इक्वलिटी वॉयलेट होता है कि भाई हमारे पास इक्वल राइट है। अब हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, तो ये हमारा राइट है, ये हमारे सारे राइट्स हैं। ये मैं भी अभी एक्सप्लेन करूँगी, उससे पहले ये पढ़ लें। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है हमारे क्लियर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि भाई पहले में हम कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड अदर इज ऑन जेंडर। सेम जैसा मैंने बताया, right to equality try to do away with such and other discrimination, it provides for equal access to public place like। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि हम हर सिटीज़न को इक्वल राइट देंगे कि वो अपने राइट, चाहे वो शॉप हो, होटल हो, प्लेसेस, पब्लिक जो प्लेसेस हैं उन पर उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उन्हें ये राइट है। अगर उनका ये राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दे सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये हमारा राइट है कि हमारे साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अवर कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और हमने कहाँ पर जन्म लिया है उन चीज़ों के बेसिस पर। जो पब्लिक चीज़ों में से वहीं पे ये नहीं कि भाई किसी के घर पे जाओ कि भाई हमें यहाँ पे राइट है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम किसी के घर में घुस के कुछ नहीं कर सकते, ओके। सो there can not be any discrimination in this assess on the ground only on religion, race, caste, sexes, same वही चीज़ है। It is prohibited any discrimination in public employment कि भाई इस जेंडर का है तो हम इसको ये जॉब नहीं देंगे on the any of the above mentioned basis। This rights is very important because our society did not practice equal access in the past। क्योंकि ये राइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो पास्ट में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। The practice of untouchability is one of the clearest manifestation of inequality। जो दलित जो थे उनके साथ में अनटचेबिलिटी करते थे, मतलब कि वो गंदे हैं, हमें उनसे दूर रहना है, हमें उनको टच नहीं करना है। ये बहुत टाइम पे पहले होता था जिससे कि इनइक्वालिटी होती थी ये चीज़ की। दिस हैज़ बिन अबॉलिश अंडर द राइट टू इक्वालिटी। तो ये अब हमारे राइट टू इक्वालिटी में अबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया है। जो कि सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड दैट स्टेट शैल कन्फर no tilt on a person except those who excel themselves in military or academic field। Thus, right to equality strive to make India a true democracy by ensuring a sense of equality। तो ये right to equality हमारे को एक
इंडिया को हमारे सेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे ऑल सिटीजन हैं यहाँ के वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है वो पढ़ा है? जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो हमारा इक्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? हाउ विल फाइंड दैट प्रीएम्बल मेंशन टू थिंग्स अबव इक्वालिटी। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा हुआ है, वो प्रीएम्बल में कैसे लिखा हुआ है? तो ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं। आर्टिकल 16(4) जो है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो इसमें एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जो पहले जो जिनके साथ जो सोशली और बैकवर्ड पीपल हैं, जिनके साथ में पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उनको पहले ही राइट नहीं था कि वो पढ़ाई करें। तो जो हमारे इमेजिन करते हैं एक लोअर कास्ट और एक अपर कास्ट का पर्सन, जो लोअर कास्ट का पर्सन है उसको पहले राइट नहीं था, हमारे पास्ट में राइट नहीं था कि वो एडुकेशन ले, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट ए जो अपर क्लास का है उसको राइट है कि वो एडुकेशन ले, इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ अभी इस टाइम पे, अब हमारा ए वाला जो सेक्शन था, जो अपर कास्ट का पर्सन है, उसके पास तो एडुकेशन है, उसको पता है क्या क्या है, कैसे कैसे नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला है, जो लोअर कास्ट का इंसान है, उसको नहीं पता कि भाई एडुकेशन होता ही क्या है, भाई क्या होता है ये पढ़ाई लिखाई। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे रिजर्वेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा है हमारे यहाँ कि इक्वल लोगों को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई किसी का पैर में कोई डिसेबल है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता है, तो हम एक रेस लगा रहे हैं जिसमें हमारा एक सही है जिसके पैर वगैरह बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, दूसरा जो है वो डिसेबल है। तो हम रेस में दोनों को भगाएंगे और कहेंगे भाई जो जीतेगा वो जो फर्स्ट कर लेगा वो फर्स्ट आएगा, ओके। तो इसमें हमारा ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो डिसेबल इंसान है उसको उसके साथ तो भाई एक ट्रेजेडी है कि वो चल नहीं सकता, तो दौड़ने की तो बात अलग रही। तो वैसे ही हमारा इसमें हमें व्हील चेयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब वो व्हील चेयर पे बैठ के चलेगा या फिर मतलब अपना चलाएगा जल्दी जल्दी, तो उस बेसिस पे हमें अगर रेस लगाएंगे तो जो जीतेगा तब हम पता चलेगा कि कौन कैसे जीता। और अगर हम उसको कुछ व्हील चेयर नहीं प्रोवाइड करते और कहते भाई ऐसे ही भागो, तो जो पहले जिसके पैर हाथ बिल्कुल सही हैं वो तो जीत ही जाएगा। इसलिए हमारा ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है, आर्टिकल 16(4) के अंदर है जो, ओके। Equality of opportunity means that all sections of society enjoy equal opportunity, but in a society where there is a various kind of social inequality, what does equal opportunity mean? तो equality of opportunity का मतलब होता है कि सब citizens को, सब इंसानों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर कोई ऐसी जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है सोशल उसमें, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता ही क्या है, होती क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी सर्टेन सेक्शंस को कुछ स्पेशल प्रोविज़न स्कीम बना सकती है, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि पहले क्या होता था, वुमेन्स को भी राइट नहीं होता था पढ़ने का, मेल्स को होता था। लेकिन मेल्स को अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब अगर हम कोई जॉब प्रोवाइड करेंगे तो हम वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये है कि भाई हमें सिर्फ पढ़े लिखे जिसने इतनी क्वालिफिकेशन करी होगी हम उतनों को ही लेंगे, लेकिन मेल्स ने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो उनको हम ले लेंगे और हमारी जो वुमेन है वो रह जाएंगी। तो अब वो क्या करेंगी, तो ये इनइक्वालिटी हो गई ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम वुमेन्स को कुछ स्पेशल ऐसे प्रोविज़न वुमेन्स के लिए लाए हैं, जिसमें उनको हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे, उनको थोड़ा कर लेंगे कि भाई चलो ठीक है
हमने मेल के लिए ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी का ये क्वालिफिकेशन है, अगर इसमें इनने इतनी क्वालिफिकेशन है तो हम मेल को अपॉइंट कर लेंगे, और वुमेन्स के लिए उससे थोड़ी कम अपॉइंट करेंगे कि भाई इसके लिए थोड़ी कम है तो हम उसको अपॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारे कुछ ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको स्पेशल मेजर्स या स्कीम की ज़रूरत है, उनके लिए जो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब सोशली और उनके साथ में मतलब भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होता था, और जो बैकवर्ड है पढ़ाई लिखाई में, एडुकेशनल, तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को, इन सब को कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करे हैं। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन्स। तो जैसे कि हमने एडमिशन में रिजर्वेशन आपने सुना ही होगा। यू वुड हैव वंडर्ड व्हाई दे आर रिजर्वेशन इफ़ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम रिजर्वेशन क्यों ही प्रोवाइड करते हैं, कि अगर हमारे पास सबको एक ही उसको इक्वालिटी बिल्कुल करना है तो हम रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको पास्ट में ये चीज़ नहीं मिली है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक डिसेबल वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें हम उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करते थे, उसी प्रकार से हम इस यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वली देखा जाए। ऐसा नहीं है कि कोई लंगड़ा भाग रहा है और कोई डिसेबल इंसान भाग रहा है और कोई नॉर्मल इंसान भाग रहा है, तो हम उसमें कौन जीतेगा तो देखें। भाई हमने उसको व्हील चेयर दी डिसेबल इंसान को, फिर हमने रेस लगाई है, अगर तब जो जीतेगा तो हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है, तो जो जीतेगा वो विनर होगा। In fact, Article 64 or 16(4) of the Constitution explicitly clear that a policy like reservation will not be seen as a violation of equality. If you see the spirit of Constitution, this has required a fulfillment of right of equality of opportunity. जैसे कि हमारा आर्टिकल 16(4) ही explicitly मतलब उसमें लिखा हुआ है, रिटन है कि वो हमारा इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, रिजर्वेशन को वायलेशन ऑफ इक्वालिटी नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे पार्ट 3 में है। ये हमारे राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। सो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबके लिए, अनटचेबिलिटी नहीं है, और अबॉलिश ऑफ टाइटल, किसी भी टाइटल को, कोई भी टाइटल हमें पुराने ज़माने में जो मिलता था, जैसे कि पहले हमें मिलता था कि भाई राजा है कोई, तो हम अपने आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते कि हम, जैसे कि कोई मोहन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई राजा मोहन है, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अबॉलिश है ये। तो ये हमारा राइट बिफोर लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 है, ये हमारा प्रोहिबिशन 15 है, और ये 16, ये 17 एंड दिस इज़ 18। ओके, और ये हमारा अभी हमारा राइट टू फ्रीडम है, जो कि हमारा आर्टिकल 19 है। इसमें हमारे राइट टू प्रोटेक्शन, हमें फ्रीडम स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली हम कर सकते हैं, और हम कोई एसोसिएशन या फिर यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी पूरी टेरिटरी के इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी हम ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, कहीं भी हम कोई भी हम अपना प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी हमारे रिलीजन है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास हम कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, मतलब हम कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कुछ भी कर सकते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, हम राइट टू लाइफ है हमारे पास राइट टू एडुकेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन है, ये सारे हमारे राइट्स हैं। ये तो यहाँ तक 19 है, इसके बाद ये 20, 21, 22 ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ही लिमिटेशन है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, हम किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते हैं, उसका खरीदना बेचना नहीं कर सकते हैं, हम चिल्ड्रंस को, बच्चों को कोई भी खतरनाक जॉब, हजार्डस जॉब में नहीं एम्प्लॉयड कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम, कोई भी राइट
रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम है, हम अपने कॉन्शियस को, हमारा जो कॉन्शियस बोलेगा, जो हमारा दिल गवाही देगा, हम वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, हम टैक्स पे करना, प्रमोशन करना किसी एनी पर्टिकुलर रिलीजन का कर सकते हैं, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्टीट्यूशन और वर्शिप प्लेसेस को हम अटेंड कर सकते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है हमारे पास, हम अपना कोई भी लैंग्वेज का कुछ भी माइनॉरिटीज़ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कोई माइनॉरिटी जो है वो अगर कोई अपना स्कूल वगैरह या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन या एडुकेशन खोलना चाहे तो वो कर सकती है। और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो आर्टिकल 32 है वो हमारा रेमेडी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कुछ रिट्स ऑर्डर और इन्फोर्स करके अपने आर्टिकल, अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे राइट्स थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कितना रह गया है, अभी तो बहुत है। तो मैंने अब ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको, अब सब कुछ यही है सेम। सो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, एक सेकेंड, protection of life and personal liberty, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to provision established by law। तो भाई कोई पर्सन ऐसा नहीं है हमारे उसमें कि सबको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट है, कोई भी पर्सन को उसकी लाइफ जीने से नहीं रोका जाएगा और हम उसको उसकी पर्सनल जो उसकी लिबर्टी है, उसकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। बट ओनली प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जैसा अगर लॉ है, कोई प्रोसीजर है, अगर किसी प्रोसीजर के को हमने फॉलो करके अगर हमारा कोई राइट लिया गया है तो हम राइट वो वैलिड है, तो हमारा वो राइट वॉलेट नहीं करता है आर्टिकल 21 को। बट अगर नहीं करता है तो हम उसको कर सकते हैं। सो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वही 19 है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी आर टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। एक को अगर हम सोचें तो हम दूसरे को सोचे बिना उसको नहीं देख सकते। लिबर्टी मीन्स फाउंड freedom of thought, expression and action. However, it does not mean freedom to do anything that one desire or like. So लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने एक्शंस को करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम कुछ भी कर सकें, कुछ भी, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इफ़ दैट वर बी परमिटेड देन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू इन्जॉय देयर फ्रीडम। अगर हम ये परमिट करते हैं तो भाई बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो कि अपनी फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कुछ भी बोल देगा तो वो दूसरे वाले का के बारे में कुछ गलत बोलेगा और मतलब वो उसका राइट वायलेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम, हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते भाई, कहीं भी जा सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरी मर्जी, मेरा राइट है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of other। हर पर्सन अपनी फ्रीडम इंजॉय कर पाए बिना किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को ख़राब किए बिना, वॉयलेट किए बिना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा राइट टू लाइफ एंड प्रोफेशनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। द फॉरमोस्ट राइट्स अमॉन्ग राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो सिटीजन कैन बी डिनाई हिज लाइफ एंड एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एज लैंड बाई डाउन। सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कोई भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट अगर वहाँ पे कोई लॉ है जो कि प्रोसीजर इज लेट डाउन अंडर द लॉ के अंदर। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाई हिज पर्सनल लिबर्टी, कोई भी उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकता है। दिस मीन्स नो वन कैन बी अरेस्ट विदाउट बीइंग टोल्ड द ground for such an arrest। if arrested the person has a right to defend himself। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी पर्सन को हम बिना किसी उसके
अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बताए कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं और किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं, और उसके पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, एक लॉयर हायर कर सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपनी चॉइस का लॉयर हायर कर सकता है। ये नहीं कि भाई कोर्ट कह रही है या फिर जो अपोजिट पार्टी है वो बोले कि आपको ये लॉयर अपोज करना है, वही वो उन्हीं का लॉयर हुआ, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा फिर, तो ऐसा नहीं है। और उनके लिए ये मैंडेट है, इट इज़ मैंडेट फॉर अ police to take that person to the nearest magistrate within 24. The magistrate who is not part of police will decide whether the arrest is justified or not. So जो पर्सन को हमने अरेस्ट किया है, सबसे पहले तो उसको बताएंगे कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, उसको अपने आप को डिफेंड करने की भी राइट है, और उस पर्सन को हम 24 पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो उस पर्सन को 24 आवर के अंदर अपने पास वाले मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाना होगा, तब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि हाँ इसको लेना है उसमें कि नहीं लेना है कस्टडी में। और क्योंकि मजिस्ट्रेट को इसलिए लिया जाएगा क्योंकि पुलिस का पार्ट नहीं है मजिस्ट्रेट, अगर वो पुलिस का पार्ट होता, पुलिस ही अरेस्ट कर रही है, पुलिस ही डिसाइड करेगी कि इसको रखना है कि नहीं, तो पुलिस तो अपनी साइड लेगी ना, मजिस्ट्रेट तो पुलिस का पार्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट तो पुलिस की पार्टी ही लेगा, वो तो न्यूट्रल रहेगा। सो दिस इज, इसलिए ऐसा है। दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ गारंटेड अगेंस्ट टेक अवे ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ बट हैज़ अ वाइडर एक्सप्लिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है, इसका एक वाइडर एप्लीकेशन है। वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ दिस राइट। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के ये राइट्स के स्कोप को बताया है, एक्सप्लेन किया गया है। हैज़ रूल्ड दैट द राइट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इस राइट का मतलब ये भी है कि हमारे पास हमारी डिग्निटी से, हमारी इज्जत के साथ जीने की हमको राइट है। जीना ही जीना नहीं है भाई, अच्छे से जीना भी राइट है भाई हमें डिग्निटी के साथ। फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द right to shelter and live livelihood is also included in right to life because no person can live without the means of living, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब हर पर्सन के पास राइट है कि वो, उसके पास हाउस होना चाहिए रहने के लिए, मतलब छत होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम डिग्निटी से अपने जी सकते हैं, अगर हमारे पास शेल्टर ही नहीं है रहने का, खाने के लिए खाना ही नहीं है, तो हम कैसे डिग्निटी से जी पाएंगे। ओके, सो ये भी हमारा राइट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये हमारा दूसरा राइट है। ऑर्डिनरीली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेडली कमिटेड some offense. However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or he is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without facing the ever mentioned procedure. तो कभी कभी क्या होता है कि किसी ने क्राइम किया है तब हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा पुराना राइट हो गया। लेकिन ये प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब ये होता है कि हमें लगता है कि ये आगे चलकर कोई क्राइम कर लेगा, ऐसी हमें आशा है कि भाई ये हमारी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में का हिस्सा है और आगे चल के ये हमारा कोई क्राइम करेगा, उसके लिए भी हमारा राइट है कि भाई कोई नहीं कर सकता है। दिस इज़, तो उसको हम जिसको अरेस्ट करेंगे उस इंसान को हम कहेंगे प्रिवेंटिव, हमने उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन किया। इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी थ्रेटन टू लॉ एंड ऑर्डर और टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, इट कैन डिटेन ऑन अरेस्टेड दैट पर्सन। अगर गवर्नमेंट फील करे कि उस इंसान ने की वजह से उस इंसान ने कोई थ्रेट करेगा जिससे कि हमारी सिक्योरिटी और पीस ख़राब होगी हमारे नेशंस की, तो हमारी गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है और डिटेन कर सकती है, उसको हम कहेंगे हमारी गवर्नमेंट ने उसको डिटेन कर दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ, और प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए हम उसको डिटेन कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बॉडी बोर्ड फॉर रिव्यू। तो 3 मंथ्स होने के बाद उस पर्सन का जो केस है वो हम दूसरी एक एडवाइजरी बॉडी है उसके पास ले जाएंगे, वो बताएगी कि फिर आगे क्या करना है। ऑन द फेस ऑफ इट प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू डील विद एन एंटी सोशल एलिमेंट ऑन subversive, but this provision has often been misused by government. Many people think that they must be granted safeguard in this law so that it may not be misused against people for reasons. तो क्या होता है, ये लॉ से, इस रूल, इस राइट से हमारी गवर्नमेंट
कोई भी चीज़ थ्रेट करने वाली है हमारी सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे टेररिज्म वगैरह, इन सब चीज़ से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ का मिसयूज़ कर लेती है, तो उसके लिए भी हमारा लॉ है other than that which are really justified। तो हम क्या, in fact this is a clear tension between right to life and personal liberty and provision for prevention detention। तो इस वजह से हम मिसयूज़ भी हो सकता है उसका, इसलिए ये टेंशन करते हैं कि भाई जब हमारे पास राइट टू लाइफ है, तो अगर हम किसी को ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में झूठा फंसा के उसको अरेस्ट कर लेंगे, तो ये हमारे राइट टू लाइफ का वॉलेशन होगा। तो इसमें ये इश्यूज़ हैं। तो हमारे पास अदर फ्रीडम क्या है, यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल। कुछ राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर भी कुछ ऐसे राइट्स हैं। दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट absolute, ये absolute नहीं है, इसमें कुछ limitations हैं, कुछ restrictions हैं। each of these is subjected to restriction among the government। same for example, right to freedom of speech and expression is subject to restrictions such as public order, peace and morality etc। हम कभी भी, जैसे कि हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम ऐसा कुछ ना बोलेंगे जिससे कि हमारा पब्लिक ऑर्डर ख़राब होगा, हमारी पीस ख़राब होगी, हमारी मोरलिटी ख़राब होगी, हमारे नेशंस की। फ्रीडम टू असेंबली टू इज़ टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, हम असेंबल कर सकते हैं, तो हम भाई आर्म्स लेकर असेंबल कर रहे हैं, हमने गन ले लिया और बस अब हम भाई, अब हम ये तो हम हम पीसफुल असेंबली करने का हमारा राइट है, ये हमारा राइट कोई नहीं छीन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पीसफुली, कोई आर्म लेकर नहीं, अच्छी बातों का वो। ऐसा तो टेररिस्ट भी ऐसे सोच ले कि हमारे पास असेंबली करने का राइट है, तो हमारे पास गन वगैरह है, हम अपना पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, आप इसमें हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, ऐसा नहीं कह सकते। द गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और डिक्लेयर द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन एज अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। सच पावर कैन बी easily misused by administration। The genuine protection against an act or policy of government by the people may be denied। तो ये पावर भी जो गवर्नमेंट के द्वारा misuse हो सकती है। However, if people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protect against such act of administration, such views became rare। अगर हमारे पास इस राइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो कि कैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को यूज़ कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट के पास कितनी लिमिटेड पावर है इस राइट के लिए, तो ये राइट का मिसयूज़ होना बहुत ही कम हो जाए, बहुत ही रेयर हो जाए। In Constitutional Assembly itself, some members had expressed their dissatisfaction about restrictions on right। तो कुछ हमारे restrictions जो हमें मिले हैं उसमें हमारी Constitutional Assembly ने भी restriction किया है। So now हमारा next है right to accused। Our constitution ensures that person accused of various offences would also get sufficient protection। We often tend to believe that anyone who is charged with some offences is guilty। However, no one is guilty unless the court has found that person guilty of an offence। तो हमारा जो accused होगा, मतलब अगर जिसका केस चल रहा है उसको अभी पूरा उसका केस डिसाइड नहीं हुआ है कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया है या नहीं, उसके लिए भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। It is also necessary that a person accused of a crime should get adequate opportunity to defend herself। defend करने की उसके पास opportunity है to ensure a fair trial in court। the constitution also provide 3 right। तो उसको फेयर राइट मिले उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 राइट ऐसे प्रोवाइड करे गए हैं कि कोई भी पर्सन को भी कोई भी ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए बार बार एक बार से ज़्यादा पनिश नहीं किया जाएगा। किसी भी पर्सन को भी नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एंड इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। कोई भी पुरानी, जैसे कि कोई लॉ किसी ने क्राइम किया है 24 में और वो उस क्राइम से रिलेटेड जो
लॉ है वो 25 में आया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंसान पहले ये क्राइम कर चुका है, ये एक लॉ है जो कि 25 में बना है, तो हमें ये लॉ जो है इसको अ, भाई इसको पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक बैक डेटेड हो गई है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई भी पर्सन को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। Right against exploitation in our country, there are millions of people who are unprivileged and deprived. They may be subjected to exploitation by their fellow human being. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसके पास में उतनी प्रिविलेजेस नहीं हैं, तो उनको उनके जो फेलो मेंबर्स हैं, फेलो जो ह्यूमंस हैं, उनके द्वारा उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने एक केस पढ़ा था कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन वर्क वाला, पहले सेम वैसा ही वही राइट है यहाँ पे। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन अवर कंट्री हैज़ बीन beggar और फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, सेम वही फोर्स लेबर, वो भी बिना पेमेंट के। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन, दूसरा ये इंसानों को खरीदना बेचना, ये दोनों जो ही हैं वो प्रोहिबिट हैं इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस राइट के अंदर। फोर्स लेबर वॉज इम्पोज बाई लैंड लॉर्ड मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन दी पास्ट। फोर्स लेबर जो है पहले हमारे मनी लैंडर्स और लैंड लॉर्ड्स के द्वारा हमारे ऊपर होती थी, क्योंकि जो गरीब होते थे उनके पास में वो उनने जो कर्ज लिया होता था उसको पे करने की इतनी क्षमता नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, उनको फोर्स लेबर किया जाता था। वो मनी लॉन्डर कहते हैं, अच्छा तुम ये नहीं कर पाओगे तो चलो तुम हमारे लिए ये काम कर दो, अब से तुम हमारे नौकर हो, अब से तुम ये काम करोगे, वो भी हम उसका तुम्हें बिना कोई पेमेंट नहीं देंगे, और जो हमने तुमसे वो पैसा लिया था उसके बदले हम तुमसे ये काम करवा रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यू इन द कंट्री, स्पेशली इन ब्रिक्स लिंक वर्क। अभी भी बॉन्डेड लेबर जो है हमारे ब्रिक्स लिंक वर्कर्स में अभी भी स्पेशली इस एरिया में होती है, इस प्रोफेशन में। दिस हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर अ क्राइम, और अब नाउ ये एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरवर्ड एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज, जो भी हमारे बच्चे हैं जो कि 14 ईयर्स से ओल्ड हैं, उनको अगर हम किसी डेंजरस जॉब में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री और माइंस में, तो भी हमारा वॉलेट है, उनके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि हमारा चाइल्ड लेबर के हमें प्रोहिबिटेड है हमारे, जो कि इलीगल है। और राइट टू एडुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट फॉर अ सिटीजन, दैट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन मोर मीनिंगफुल, और हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान के पास में अपना फ्रीडम फॉलो करने की, अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी फ्रीडम है। वो कोई सा भी रिलीजन, कुछ भी उसको प्रैक्टिस कर सकता है, अपने मंदिर जा सकता है, अपने मस्जिद जा सकता है, अपनी चर्च जा सकता है, उसमें कोई भी उसको नहीं रोक सकता, वो उसका फंडामेंटल राइट है। According to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his own or her choice. This freedom is considered as a hallmark of democracy. History there were ruled or employed of different part of world, and is resident of country to enjoy the right to freedom. Persons following a religion different from that of rules and other same thing, वही है, सबको right है follow करने का, सब कुछ वही है। Convert to official religion of the rulers. Therefore, democracy has begun incorporate the freedom to follow religion of one choice. सबको अपनी choice का follow करने का right है। Freedom of faith and worship सेम वही है इन अदर कंट्री। एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ रिलीजन, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए वो खुद ही चूज़ कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अपना दिल जो गवाही दे, अपनी कॉन्शियंस जो गवाही दे, वो रिलीजन फॉलो करना है। ये नहीं कि अगर आपको फोर्सफुली कोई हिंदुज़म फॉलो करवा रहा है तो आप उसको करें, वो आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सम restrictions on the practice of freedom of religion in order to protect public order, moral हेल्थ के लिए और मोरलिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट अनलिमिटेड राइट, ये भी हमारा अनलिमिटेड राइट नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग अवर
सर्टेन सोशल लेवल, जैसे कि पास्ट में क्या होता था, सती होती थी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं रिलीजन में जो कि हमारे ह्यूमन के किसी और राइट को वायलेट करती हैं। जैसे कि पहले हिंदूज में क्या होता था, सती हो जाती थी। सती का मतलब होता था कि भाई अगर कोई विडो हो गया है, कोई औरत है, उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, तो उस औरत को भी उसके साथ में जल जाना है, मतलब सती हो जाना है। तो ये इसमें हमारी ऐसे ऐसे केसेस में हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। और जैसे कि पहले सेक्रीफाइस देना होता था कि बलि चढ़ानी है भगवान के लिए, तो इंसानों की बलि चढ़ा देते। ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट आके बैन कर दी है, जो कि ये सब रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते हैं रिलीजन के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे। द लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशंस बिटवीन द फॉलोअर बीइंग। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमेशा ही गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये हमेशा रिलीजन के उसमें मेंबर्स जो फॉलो करते थे उसमें टेंशंस लेके आती थी। मतलब कभी गवर्नमेंट ने जब भी चाहे कि वो सम कुछ एक्टिविटीज़ और ग्रुप को, when the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feels that there is a interference of their religion। जब भी गवर्नमेंट ने उसमें दखलंदाजी करके वो चीज़ रोकने की कोशिश करी है, तब उन जो फॉलोअर्स थे रिलीजन्स के, उनने कहा है कि गवर्नमेंट हमारे उसमें इंटरफेयर कर रही है, हमारे राइट को वायलेट कर रही है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो इसलिए हमारी जो जो ये रिलीजन जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी द राइट टू प्रोपोगेट वन रिलीजन। दिस इंक्लूड सिक्टिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। मतलब एक पर्सन दूसरे रिलीजन से भी कन्वर्ट हो सकता है। सम पीपल रिसेंट कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड दैट देयर आर बेस्ड ऑन इंटरमीडिएशन और इंड्यूस। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सफुली कन्वर्जन। इफ देखो हमारे गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है कि अगर आपने मान लो आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं, इमेजिन आप हिंदू हैं, तो अगर आपको आपकी कॉन्शियस गवाही नहीं दे रही है कि आप हिंदूज़ फॉलो करें और आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, तो आपकी अगर दिल से इच्छा है, आपकी कॉन्शियस ये चीज़ कह रही है, तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कोई आपसे फोर्सफुली करा रहा है तो आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब तो वो आपके राइट को वायलेट कर रहा है। बट अगर आप अपने मन से जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, सारे रिलीजन्स एक हैं। बीइंग अ कंट्री विद अ होम ऑफ सेवरल रिलीजन, हमारे इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। निगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की नज़र में सारे रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक समान हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारे इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वी डू नॉट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जज ऑफ एनी अदर पब्लिक। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंडिया का कोई भी ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। इसका मतलब कि हम किसी भी रिलीजन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जज कुछ भी बन सकते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिलीजन का पर्सन ही ये पोस्ट ले सकता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट under the right to equality there is guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment। गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ये हमने राइट टू इक्वलिटी में पहले ही पढ़ लिया है। द इंस्टीट्यूशन रन बाय स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और give religious judge education, not will they favor persons of any religion। जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए जाते हैं, बने हुए हैं, जो हमारी एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे, उनके फेवर में नहीं बताएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज़ टू सर्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है कि कोई भी जो रिलीजन है सब इक्वल हैं और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बट अगर कभी कभी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए, हम जो हमारी
जो हमें रोकनी चाहिए वो गवर्नमेंट हमारी रोकती है। जैसे कि हमारा ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, लेकिन जो वेस्टर्न में जो कि हमारे यूएस वगैरह में चलता है वो हमारा निगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपने और नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, हमारे पास कल्चर एजुकेशन राइट है कि हम कोई भी अपने क्या कहते हैं रिलीजन्स का इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हम रिलीजन के बेसिस पे अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। When we talk of Indian society, the image of diversity come before our mind। जब भी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो हमारी इंडिया में हर टाइप के रिलीजन है, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग। इंडिया इज़ नॉट मेड ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, उसमें सिर्फ एक कुछ नहीं है, उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप के उनके कस्टम्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। वी आर अ सोसाइटी दैट हैव अ वास्ट डाइवर्सिटी। इन सच अ सोसाइटी दैट आर फुल ऑफ डाइवर्सिटी देयर वुड बी सोशल सेक्शंस व्हिच आर स्मॉल इन नंबर ऑफ कंपेयर टू सम अदर ग्रुप। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में भी आते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कस्टम्स सब फॉलो करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे कि हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स आते हैं, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं हिंदू रिलीजन के। तो फिर कुछ माइनॉरिटी में भी आते हैं ऐसे लोग जैसे कि कोई जगह है, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं और वहाँ पे कुछ ही लोग हैं जिनको सिर्फ तेलुगु आती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेजोरिटी पार्ट जो है वो वो हिंदी बोलने वालों का है, और जो माइनॉरिटी पार्ट जो है वो हमारा तेलुगु बोलने वाले का है। तो फिर उसके लिए हमारी माइनॉरिटी वाले जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी राइट है कि वो अपने आप कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ। और हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। Therefore, one of the fundamental right is right to minority to maintain their culture। तो हमारी माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपना कल्चर जो है वो अपना प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकती हैं, और उस पर अपना स्टेटस है रिलीजन पे बेसिस नहीं है। ओके, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर माइनॉरिटी आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोविजन। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर रिलीजन है, अगर मतलब रिलीजन के बेसिस पे ही हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करेंगे, इसमें हम कल्चर भी देखेंगे, हम इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस में क्या है, ये सब भी देखेंगे। ओके, माइनॉरिटी आर ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन इन अ पर्टिकुलर। ये सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई कि माइनॉरिटी जो है, अगर हिंदी लैंग्वेज किसी को पूरी आती है और मतलब सब लोग ज़्यादातर हिंदी जानते हैं और तेलुगु के कुछ लोग हैं, तो वो उसमें माइनॉरिटी आ गए। ओके, सच कम्युनिटी हैव अ कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। उनकी जो अपनी जो कल्चर जो है अलग है, उनकी लैंग्वेज अपनी है, उनकी स्क्रिप्ट जो है अपनी है। तो उन माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपना कोई भी अपना ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना सेटअप कर सकते हैं। वाइल डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। इसको करने से वो अपने कल्चर को प्रिजर्व और डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to government institution discriminate against any education institution on the basis of that is under management of minority community। गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई ये माइनॉरिटी के अंदर है इसलिए हम इसको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट इक्वली ट्रीट करेगी, चाहे वो किसी मेजोरिटी वाले का ओन करता हो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एक माइनॉरिटी वाले सेक्शन का ओन करता हो। तो अब हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो अब हम इन राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कौन हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? हमारे इन राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी हमारे अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट पेटिशन डाल सकते हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट हमें मना नहीं कर सकती है कि हम ये राइट नहीं देखेंगे, आप पहले हाई कोर्ट जाइए या फिर आप छोटी कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली देखेगी उस राइट्स को, फंडामेंटल राइट को। सो सेम यहीं पे वही लिखा है जो कि हमारा आर्टिकल 32 है, सेम वही लिखा है। वन वुड एग्री दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ वेरी इंप्रेसिव फंडामेंटल राइट्स बट मैनली रिटन डाउन इट अ लिस्ट ऑफ इट इज नॉट इनफ। सिर्फ उन राइट्स को लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हमें डिफेंस भी करना है अगेंस्ट एनी अटैक और दीज राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी
रेमेडी, ये जो राइट्स जो है ये हमारे अम्बेडकर जो डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने इस राइट को हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. इट इज़ so because this right gives a citizen the right to approach a high court or supreme court to get any fundamental right stored in. तो इसको इसलिए बोला है क्योंकि हम अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट को उस ऑर्डर को देखना ही, उसके लिए ऑर्डर इशू करना पड़ेगा जिससे कि हमारा गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमारे राइट को वायलेट कर रही है, फंडामेंटल राइट को, उसको प्रोटेक्ट कर सके. और इसमें जो है हाई कोर्ट इस चीज़ को डिनाई भी कर सकती है. आर्टिकल 226 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये डिनाई नहीं कर सकती. हाई कोर्ट उसको कह सकते हैं कि आप पहले ये छोटी वाली कोर्ट में जाइए, हम मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाइए, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और इसलिए हमारी ये सुप्रीम कोर्ट ये जो है हम वेरी स्पेशल ऑर्डर जो है वो जारी करती है, जैसे कि हैबीज कॉर्पस है. अ राइट ऑफ हैबीज कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट. कोर्ट ऑर्डर देती है कि जो भी आपने पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करिए. इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एंड अरेस्ट पर्सन इफ़ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फाइड. और कोर्ट जो है हमारी ऑर्डर दे सकती है कि अगर आपने इस पर्सन को अरेस्ट किया है और अगर वो उन कोर्ट को हमारी लॉफुल अनलॉफुल लगे तो उसको रिलीज़ भी कर सकती है. ये हमारा हबीज कॉर्पस रिट्स जो है वो जारी करती है. और ये हमारा अब मैंडेबस है. मैंडेबस का है दिस रिट्स इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट द पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरफॉर इज इंफ्रिंज ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. और अगर हमारी कोई कोर्ट ऐसा फाइंड करती है कि ये जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर ऑफिसर है, ऑफिस होल्डर है, अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो हमारे किसी अपनी ड्यूटी को लीगली फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या और हाई कोर्ट है वो ये रिट जो है वो इशू कर सकती है. प्रोहिबिशन रिट कब इशू होती है? तब इशू होती है जब कोई हायर कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब कोई लोअर कोर्ट को से केस अपनी तरफ ले ले और कहे, मतलब ट्रांसफ़र कर दे और कहे कि जो लोअर कोर्ट का जो केस है, सब ऑर्डिनेट का जो केस है, ये आपकी जो जुरिडिक्शन है उससे बाहर है, ऐसा कुछ हो, तब ये हमारी ये वाली रिट फॉलो कर सकती है. एक है क्यू वारंटो है. If the court find that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issue the writ of quo warranto and restrict that person from maintaining office. अगर कोर्ट फाइंड करे कि जो पर्सन ये ऑफिस को होल्ड करे हुए है, इस पोस्ट पे है, बट ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, इसने ये धोखाधड़ी से या फिर किसी और चीज़ से करके ये पोस्ट हासिल करी है, तो हमारी उस पर्सन को वो उस जॉब से हटा सकती है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो ऑफिस होल्ड करने के लिए. Certiorari. Under this writ, the court order a lower court or another court to transfer a matter pending before it higher court or court. तो इसमें कोर्ट जो है अगर कोई मैटर पेंडिंग है लोअर कोर्ट में तो वो हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है. Apart from judiciary, many other mechanisms have been created in later years for protection of rights. बहुत अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी से ही हमारे लॉज प्रोटेक्ट होंगे, कुछ अदर भी जो है वो चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए हमारी क्रिएट हुई हैं मैकेनिज्म, जैसे कि हमारा नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, एटेक्स्ट्रा. ये सारे इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू वुमेन, माइनॉरिटी और दलित्स बिसाइड द नेशनल राइट्स. ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश लॉ फंडामेंटल एंड अदर काइंड. मतलब कि इस कास्ट में, मतलब वुमेंस वाले राइट अगर वायलेट कोई कर रहा है तो वो करेगी, और एससी वाले में, शेड्यूल कास्ट वाले में शेड्यूल कास्ट के कोई राइट वायलेट कर रहा है तो वो करेगी. माइनॉरिटी वाले में माइनॉरिटी वाले के राइट जो करेगा तो वो करेगी. ठीक. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन.
ये अभी पढ़ूंगी बाद में। कितना है अभी, बहुत लंबा होता जा रहा है ये, मैंने बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया है शायद। ओके कोई नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो व्हाट इज़ इट, ये हमारे आर्टिकल के वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। The makers of constitution knew that independent India was going to face many challenges। हमारे जो लीडर्स थे, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि हमारी जो जब हमारा देश आज़ाद होगा उसके बाद इंडिया जो है वो बहुत सारे जो वो है वो चैलेंजेस फेस करेगी। तो इसलिए हमारे जो तो उनको पता था कि आगे चल के इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करेगी चैलेंजेस। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ राइट्स तो ऐसे थे जो उन्होंने ऐसे बना दिया कि उनको इन्फोर्सेबल बना दिए, मतलब कि उनको लीगली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके लिए हम जा सकते हैं। लेकिन कुछ राइट्स पार्ट 4 में डाले जो कि उन्होंने ऐसे बनाए जिसमें हम, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो उसको उसके लिए कुछ लॉ लेके आ सकती है और उनको इन्फोर्सबल बना देती है, और हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो क्या है, हमारा जो पार्ट 3 है वो हमारी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, और जो पार्ट 4 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि आप हमारे लिए लॉ लेके आए। ओके, सो सेम चीज़ यहीं पे लिखी है। फोरमोस्ट अमॉन्ग दीज वॉज द चैलेंजेस टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, हमारे सिटीजन्स के वेलबींग के लिए। दे ऑल्सो थॉट दैट द सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस वॉज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो कुछ डायरेक्शन और पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड हैं ये प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए। तो एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहते थे कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट हो वो सेम पॉलिसीज़ को बाउंड हो, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाउंड हो सर्टेन पॉलिसीज डिसीजन के लिए। देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल। कुछ गाइडलाइन ली गई कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं करी गई हैं। दिस मीन्स दैट इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। मतलब अगर गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए लॉ नहीं बनाया है तो हम उसके लिए जाके कोर्ट में नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा राइट है, आपको ये करना है। ये गाइडलाइंस जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय जुडिशरी। ये पार्ट ऐसा है जो जुडिशरी के लिए इन्फोर्समेंट नहीं है जब तक उसमें कोई लॉ नहीं आए। दीज टू Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines were ensure that government would take them seriously. Besides, they accept that people would also hold the government responsible for implementing these directives. So a separate list of policy guidelines, including in the constitution, the list of these guidelines is not। हाँ, तो हमारे पीपल जो हैं वो कैसे चेक करें कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं कि नहीं हमारे वेलफेयर के लिए। तो इन गाइडलाइंस को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ गया है। अगर ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें इन पर लॉ बनाए हैं तो इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए सोच रही है। तो ये चैप्टर जो है वो क्या क्या कंटेन करता है, इसमें 3 टाइप की थिंग्स जो हैं वो हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव, वी एज अ सोशली शुड अडॉप्ट सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल इंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, और सर्टेन पॉलिसी दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, जो और ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। यू मे गेट सम आइडिया ऑफ विजन ऑफ मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय लुकिंग एट द सम ऑफ द इसको पढ़ने के बाद आप कुछ आइडियाज़ लेंगे कैसे, क्या सोचा था हमारे उनका रीज़न क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, जो उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया है। जैसे कि गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनको इफेक्ट करती है। दे पास सेवरल जमींदारी अबॉलिशन बिल्स, नेशनलाइज बैंकिंग, इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज,
ये सारे गवर्नमेंट लेके आई है, एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन भी लेके आई है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बर्मेड। ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने लाई है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। सच एफर्ट टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड द राइट टू एडुकेशन भी लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट राइट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, ये सब हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। ओके और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे 1976 में आई हैं, जो कि हमारे फोर्थ ए का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमारे 42 अमेंडमेंट से आई हैं, जिसमें हमारे पास हमारे सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं कि ये हमें फॉलो करना है। ये हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं जो हमारे सिटीजन्स को करनी होती हैं कि भाई हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और हमें अपने नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, हमें ब्रदरहुड की भावना बना के रखनी है, हमें अपने मॉन्यूमेंट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करना है, और हमारे क्या कहते हैं हमें अपनी सिक्योरिटी और नेशनल पीस को मेंटेन रखना है, हम उसको हार्म नहीं कर सकते, और मतलब ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। ये सारी हमारी इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे सिटीज़न की। ऐसा नहीं है कि भाई कि बस आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, आपको डीपीएसपी देखे गए कि आपको ये राइट है, लेकिन उसके बदले आपको भी तो कुछ देना है ना अपने लिए, आपकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। आप एक घर में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके घर में बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। आपकी भी अपने नेशन के प्रति कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, तो वो इस वाले उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, सेम सब कुछ वही है। ये कुछ नहीं है, प्रोग्राम के लिए है। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच रिलेशनशिप क्या है? ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को रोकते हैं, लिमिट लगाते हैं गवर्नमेंट की पावर में, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट को एग्जॉर्ट करते हैं कि भाई आप ये बिल लेके आओ। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो इंश्योर करती हैं कि पूरी सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो। हाउएवर एट टाइम when government intend to implement directive principles in conflict with fundamental right of citizens। जब कभी कभी ऐसा हुआ है जब गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी लॉ को बनाने की कोशिश करी है, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को उसमें वॉलेट हो रहा है। दिस प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट शॉट टू पास लॉज टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। जब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात हो रही थी तब ये चीज़ हो रही थी। These measures were opposed on the ground that they violate right to property। तब ये आया कि ये जो measures जो हैं वो right to property को violate करते हैं। However, keeping in mind the societal need that are greater than the individual interest, the government amend the constitution to give effect to directive principle। तो इसलिए जो हमारे ये ध्यान में रखते हुए कि एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने की वजह से हम पूरी सोसाइटी को हार्म नहीं कर सकते हैं, उसलिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, जिससे कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमारा फंडामेंटल राइट से हटाकर हमारा एक ऑर्डिनरी एक लीगल राइट बना दिया। The executive and judiciary took different positions. The government claimed the right can be abridged for giving effect the डायरेक्टिव प्रिंसिपल। राइट जो है वो अब हटाए जा सकते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए। अज्यूम दैट राइट वर हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट तभी जब वो हमारे वेलफेयर को पीपल के हिंड्रेंस करें। They cannot be limited even for purpose implementation of directive principle। सेम ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो था कि भाई हमें बस प्रॉपर्टी का राइट है कि हम ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन इसलिए फिर ये कंट्रोवर्सी थी जिसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिससे कि अब ये हमारा 300 आर्टिकल के अंदर 300 ए और समथिंग लाइक दिस, चेक कर लेना आप, मैं डाउट है शायद 300 के अंदर ही हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था।
द गवर्नमेंट वॉज सेइंग द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी गवर्नमेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट हमारी कोई से भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी अमेंडमेंट दैट वॉलेट फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट और हमारी कोर्ट ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। इसलिए कंट्रोवर्सी हुई जो जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया केशवानंद भारती केस में, जो कि 1976 में आया था, कि हमारी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, उसको हमारी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। सो ये आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी का राइट है जो मैंने अभी आपको सेम बताया है। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हमारे गोल्स क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर होना, economic, socially, political, raising standard of living इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारी नेशनल पीस को प्रमोट करना, और नॉन जस्टिसेबल राइट होते हैं ये एडेक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, राइट टू वर्क हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का राइट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, एडुकेशन राइट प्रोवाइड करना, 6 ईयर्स से जो लो हैं उनको, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, ये कुछ कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी इसी में आ जाते हैं। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल हमारा 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना हमारे पूरे नेशन में, जो कि अभी तक नहीं आ पाया है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में आया है अभी, और प्री इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में आया था, और इंडिपेंडेंस होने के बाद में इंडिपेंडेंट होने के बाद में हमारे इसमें आया है उत्तराखंड में। प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री का प्रमोट करना, विलेज पंचायत को का प्रमोशन करना, तो ये सारे हमारे हो गए। ओके, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। अब ये हमारा कंक्लूजन है कि जो ज्योतिराव फुले, in the writing of Jyotirao Phule, a radical social reformer from Maharashtra, we found one of the earliest expression of views that right include both freedom and equality. During the national movement, this idea of right was further sharpened and expanded the constitution right. तो ज्योतिबा फुले जो कि एक महाराष्ट्रन रिफॉर्मर थे, जो जिनका मतलब था, उनका व्यू पॉइंट था कि राइट जो है इंक्लूड करते हैं दोनों चीज़ें, फ्रीडम भी और इक्वालिटी भी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान में रखी है, और जिससे हमारी जुडिशियल इंटरप्रेट करती है स्कोप को, कि हमारे राइट का क्या स्कोप है, कितना राइट हमारे रिस्ट्रिक्टेड है, कितनी लिमिट लगानी है, क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने जो पीयर्स हैं उनके साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।